सही हो गया। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये लेक्चर मैं शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपको गुड इवनिंग बोला है। अगर आप इसे मॉर्निंग देख रहे हो तो आपको गुड मॉर्निंग। ओके, अब नाराज ना हो ना मॉर्निंग में देखने वाले। ओके, तो देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप पहला लेक्चर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और यहाँ पर बच्चों में आपको कराने वाला हूँ ऐसे बहुत सारे मज़ेदार और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, मतलब जो आपके इस एग्जाम में, आने वाले इस एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो बच्चों, ये लेक्चर आप मिस नहीं करेंगे, आप पूरा देखेंगे तो ऐसे ही कंटिन्यू सारे लेक्चर्स देखना जो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पर मैं जो आपको कराने वाला हूँ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं, तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बट ध्यान से देखना और समझना। यहाँ पे मैं आपको रटाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको समझाऊंगा और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर वो है तो वो आपके ऑब्जेक्टिव, बट मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपके रिटर्न में भी आ जाते हैं तो आप उन्हें अच्छे से कर लेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो करने में। आप उनका अच्छे से एक्सप्लेन कर लें, अच्छे से उनको सॉल्व कर लें, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो चलो पूरी क्लास देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा। पूछा आपसे, द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर इज। आपके ऑप्शन है बाई इलेक्ट्रॉन, बाई प्रोटॉन, बाई न्यूट्रॉन, नन ऑफ दीज। देखिए बच्चों, आपसे पूछा है कि किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, किसकी वजह से होता है। तो डियर, मैं आपको बता दूं, जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है, क्या है, इलेक्ट्रिक करंट आपकी है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मतलब इसका जो फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, तो वो किसके कारण होता है, मतलब किसके द्वारा होता है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? वो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो आपका होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो बच्चों, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो पहला वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिएगा डियर, जब किसी कंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं, क्या करते हैं, जब किसी कंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं तब उसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। और डियर, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे सपोज करो आपके पास ये कोई कंडक्टर है, आपके पास ये कोई कंडक्टर सपोज करो ए बी है। क्या है? ए बी क्या है? कंडक्टर है आपके पास। ओके, ये देखिएगा। अब मान लीजिएगा इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है इस तरीके से ए टू बी है। क्या है? ए टू बी है। तब इस कंडक्टर में जो आपका करंट का जो फ्लो होगा, किसका होगा? करंट का जो फ्लो होगा वो बी टू ए होगा। क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके ए टू बी की ओर मोशन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा वो बी टू ए होगा। तो यहाँ पर आप लोग एक बात और जान गए कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की अपोजिट होती है। अच्छा, एक बात डियर मैं आपको और बता दूं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से समझना इस चीज को। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका फ्लो कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इनका जो फ्लो होता है वो जानते क्या होता है? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कैसा होता है? टू हाई
पोटेंशियल, मतलब ये नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर इनका फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, मतलब नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर होता है। अगर यहीं पे मैं बात कर लूं पॉजिटिव चार्ज, किसकी बात कर लूं, पॉजिटिव चार्ज की अगर मैं बात कर लूं तो समझना बच्चों इसको, इसका जो फ्लो होता है वो जानते क्या होता है, वो आपका होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्या होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहां पर बच्चों आप लोग एक बात के साथ में दो तीन बातें और जान गए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो जो होते हैं, मतलब ये निगेटिव आपका जो चार्ज होता है उसका जो फ्लो होता है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होता है, और आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है, आपका धनावेश होता है, इसका जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो डियर इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग जान गए हैं। अब बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। और ऐसे ही आपको बहुत मजे मजे सारे क्वेश्चंस करा देंगे, एग्जाम बोर्ड के लिए बिल्कुल आपको प्रिपेयर कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक पावर। आपके जो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक पावर को सही से रिप्रेजेंट करने वाला आपका कौन सा रिलेशन है। तो डियर आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक पावर को कौन सा रिलेशन सही से रिप्रेजेंट करता है। तो डियर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग आ जाएं इलेक्ट्रिक पावर पे। कहाँ जाएं, इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन देखते हैं, और इसकी डेफिनेशन से ही हम क्या करेंगे, हम फार्मूला जनरेट करेंगे। तो देखिएगा डियर हमने इसका जो इसकी जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ी थी, द रेट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी in an electric circuit is called electric power। इसे हम P से डिनोट करते हैं, किससे, P से, मतलब द रेट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी in an electric circuit is called electric power। It is represented by कैपिटल P। मतलब आपका कोई भी सर्किट है उसमें जो आपके व्यय विद्युत ऊर्जा की दर है, जिसे हम क्या कहेंगे, ऊर्जा व्यय की जो दर है उससे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, मतलब उस सर्किट की इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। हिंदी में से शक्ति अथवा सामर्थ्य भी कहते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मान लीजिए किसी भी सर्किट में स्मॉल t सेकंड में W जूल एनर्जी कंज्यूम्ड हो, कितनी W जूल एनर्जी कंज्यूम्ड हो, तो उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, P इक्वल टू W/T। ठीक है, आपकी यही तो एनर्जी है। ठीक है, T से डिवाइड करने का मतलब क्या है, इस आपकी कंज्यूम्ड एनर्जी की रेट। ठीक, द रेट ऑफ कंज्यूम्ड एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P इक्वल टू W/T। तो देखिएगा डियर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P इक्वल टू W/T, जहाँ W क्या है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी है। अच्छा एक चीज और समझिएगा, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी पोटेंशियल की, किसकी पढ़ी थी डियर, जो हमने डेफिनेशन पोटेंशियल की पढ़ी थी, किसकी पढ़ी थी, पोटेंशियल की, तो हमने वहां से इसका फार्मूला निकाला था V इक्वल टू W/Q। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, मतलब आप किसी क्यू कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे थे तो वहां पे आपको वर्क डन W करना पड़ा था। ठीक, तो ये वर्क डन W और चार्ज का जो रेशियो है वही तो आपका पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका W क्या है, वर्क डन क्या है, वर्क डन। तो अच्छा यहाँ से अगर हम W की वैल्यू निकालें तो W इक्वल टू मिलेगा डियर VQ, क्या मिलेगा, VQ मिलेगा। ध्यान से देखिएगा समझिएगा यार, W इक्वल टू क्या मिलेगा, VQ मिलेगा। अब आपका W क्या है यहाँ पे, वर्क डन। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं,
आपका W क्या है, एनर्जी। अच्छा डियर, एक बात और जरा ध्यान से समझना, ठीक है। आप जब किसी सर्किट में आप चार्ज का फ्लो कराते हैं, क्या करते हैं, जब किसी सर्किट में आप चार्ज का फ्लो कराते हैं तो वहां पे कुछ न कुछ वर्क डन होता है, आपको कुछ न कुछ वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो वही जो आपका वर्क है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका ये W क्या है, आपका ये W वर्क ही है, क्या है, वर्क ही, बट आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आपका जो W है, तो W इक्वल टू हम VQ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो आपका हो जाएगा VQ अपान में T हो जाएगा। ओके डियर। अच्छा डियर, जो हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहां से हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब अगर किसी सर्किट में आप क्यू कूलम चार्ज t सेकंड में फ्लो कराते हैं तो उसी का जो रेशियो है, उसी की जो रेट है क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी। तो यहां से डियर देखिएगा, अगर हम चार्ज की वैल्यू निकालें क्यू की, तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा IT। अच्छा, यही वैल्यू मैं क्यू की यहाँ पे पुट कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, P इक्वल टू V और Q इक्वल टू क्या है, IT। तो IT पुट कर दिए, अपान में आपका T था, T से T कैंसिल, आपको क्या मिला, VI। मतलब आपको यहां से मिला P इक्वल टू VI आपको मिल गया। तो देखिएगा डियर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को हमने स्मॉल I से डिनोट किया है, आप इसे कैपिटल I से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी बुक में इसे कैपिटल I से डिनोट किया गया होगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में दे रखा है VI, मतलब यहाँ पे आपका कैपिटल I है, तो कंफ्यूज ना होना, इलेक्ट्रिक पावर को सही से निरूपित करने वाला जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, VI। कैपिटल I का भी मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, स्मॉल I का भी मतलब इलेक्ट्रिक करंट ही है। समझ गए डियर। तो आपका जो सही से रिलेशन होगा इलेक्ट्रिक पावर का वो क्या होगा, P इक्वल टू VI, और आपका W अपान T तो होता ही होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जान गए। अब बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है डियर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है द फार पॉइंट फॉर अ हेल्दी आई इज। ध्यान से देखना, आपसे क्या पूछा, फार पॉइंट, भैया आपसे FAR है, FAR फार पॉइंट पूछा है, फार पॉइंट फॉर अ, यहां पे FAR है फॉर अ हेल्दी आई, आपसे ये पूछा है। तो देखिएगा डियर, आपका जो फार पॉइंट होता है इसका मतलब होता है दूर बिंदु, क्या होता है, इसका मतलब होता है दूर बिंदु। तो आपसे ये पूछा कहाँ पे होता है, और वो भी एक हेल्दी आई के लिए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो आपका फार पॉइंट होता है, क्या होता है, आपका जो फार पॉइंट होता है किसी भी हेल्दी आई के लिए आपका ये होता है एट इनफिनिट। कहाँ होता है, एट इनफिनिट होता है। ओके, समझ गए। अगर आपसे पूछ ले नियर पॉइंट, क्या पूछ ले, अगर आपसे इसका नियर पॉइंट पूछ ले, नियर पॉइंट फॉर अ हेल्दी आई, तो आप उसका जवाब क्या लिखेंगे, एट 25 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपको यही ऑप्शन मीटर में दे रखे हो तो आप क्या लिखेंगे, एट 0.25 मीटर लिखेंगे। मतलब अगर आपको मीटर में लिखना होगा नियर पॉइंट तो 0.25 मीटर, और सेंटीमीटर में तो एट 25 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए बच्चे कि आपका जो एक हेल्दी आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो इनफिनाइट पे होता है। कहाँ पे होता है, इनफिनाइट पे होता है, मतलब अनंत पे होता है। और जो आपका नियर पॉइंट मतलब निकट बिंदु, इसे बोलते हैं निकट बिंदु, तो आपका कहाँ पे होता है, आंख से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होता है। तो इसका आंसर क्लियर हो गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई एज सीन फ्रॉम द मून। वाह, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका है। आपसे पूछा है कि अगर हम मून से देखें तो आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ेगा। मतलब मून के सरफेस से, चंद्रमा के तल से अगर हम स्काई का कलर देखें तो स्काई का कलर कैसा दिखाई पड़ेगा, आपको ये बताना चाहोगे।
तो देखिएगा डियर, मैं आपको बता दूं, यहां से आपसे पूछा है द कलर ऑफ स्काई, द कलर ऑफ स्काई, ठीक है। वो भी कहां से, मून के सरफेस से। कहां से, मून मतलब चंद्रमा के सरफेस से। कहां से, चंद्रमा के सरफेस से। तो डियर मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा, आपका जो अर्थ है क्या है, आपका जो अर्थ है मतलब पृथ्वी, आपका जो अर्थ है पृथ्वी, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या है, एटमॉस्फेयर, क्या है, एटमॉस्फेयर है। अर्थ के सरफेस पे आपका एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल उपस्थित है, जिसकी वजह से आपका इस एटमॉस्फेयर में आपका जैसे स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, फिर एयर हो गया, इनके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं। तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो आपका सनलाइट आती है तो इस सनलाइट को पहले एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर यही पार्टिकल्स क्या करते हैं, वेरियस डायरेक्शन में इस लाइट को स्प्रेड कर देते हैं। मतलब जो आपकी सनलाइट आती है इसको पहले एब्जॉर्ब करते हैं, फिर इसी सनलाइट को विभिन्न दिशाओं में इसको फैला देते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, जिसे डियर हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जिसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसे बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, समझ गए। अच्छा एक बात और आपको बता दूं कि आपका जो मून है क्या है, मून सरफेस क्या है, ठीक है। तो वहां पे आपका जो एटमॉस्फेयर है क्या है, एटमॉस्फेयर, तो वहां पे आपका जो एटमॉस्फेयर है वो अवेलेबल नहीं है। क्या नहीं है, वहां पे आपका जो एटमॉस्फेयर है वो अवेलेबल नहीं है। तो मतलब वहां पे है क्या, तो वहां पे आपका जानते हो क्या बच्चा, वहां पे आपका है वैक्यूम। क्या है, वहां पे वैक्यूम है, जिससे हम लोग निर्वात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, आपका एटमॉस्फेयर नहीं है, आपका मतलब वहां पे वायुमंडल नहीं है। अच्छा, तो वहां पे एटमॉस्फेयर न होने की वजह से आपका जो लाइट है इसकी स्कैटरिंग नहीं हो पाती, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाता है। तो मून के सरफेस पे एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वहां पे लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ सब डार्क नजर आता है, मतलब ब्लैक नजर आता है। तो वहां से अगर हम देखेंगे तो स्काई का जो कलर है वह बिल्कुल ब्लैक नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक। तो यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन है ब्लैक वाला वो क्या है, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे जो भी ब्लैक वाला ऑप्शन है बिल्कुल आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो समझ गए आपका क्यों नहीं होगा, तो आपका समझे कि आकाश का रंग ब्लैक क्यों दिखाई पड़ेगा, समझ गए, क्योंकि वहां पे आपका एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती, मतलब वहां पे आपका प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसीलिए वहां पे सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक नजर आता है। अच्छा, अब मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर आपका आ जाए रिटर्न में तो आप उससे क्या लिखेंगे, आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, ठीक है, इसे आपको राइट करना है रिटर्न में। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, आपको मैं बता दूं। तो वहां पे आप लिखेंगे द मून डज नॉट हैव एन atmosphere, therefore there is no scattering of light. That is why
वी सी द स्काई ब्लैक। ओके, मतलब आपका जो मून है तो उसके सरफेस पे एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से जो सनलाइट है उसकी स्कैटरिंग नहीं हो पाती है और आपको वहां पे सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक नजर आता है। मतलब आपको स्काई का जो कलर है तो आपको ब्लैक नजर आएगा। तो डियर इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग जान गए। डिटेल में लिखना है तो आपको ऐसे ही लिख देना है। ओके, समझ गए। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिएगा ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन था। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एफ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज। देखो आपसे ये पूछा है कि आपका कोई मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, तो उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो उसमें और आपका जो फोकल लेंथ है उसमें रिलेशन क्या होता है। आपका देखिएगा कोई भी स्फेरिकल मिरर है, कैसा है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर आपका है, ध्यान देखिएगा आपका ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है और आपका कॉनकेव भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों का रिलेशन एक ही होगा। अब इसका जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ओके, और जो आपको होता है फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं भी आपका कैपिटल एफ भी लिखा होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ओके, स्मॉल एफ भी लिखेंगे तब भी फोकल लेंथ होगा, कैपिटल एफ लिखेंगे तब भी क्या होगा, फोकल लेंथ ही होगा। तो इसमें पूछा कि इसमें रिलेशन क्या होता है आपसे, तो देखिएगा इसमें जो रिलेशन होता है वो आपका ये होता है, मैं आपको बता दूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। मतलब जो आपकी फोकल लेंथ होती है उसका दोगुना रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इससे लिखते हैं बच्चा हम कैपिटल आर से इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ आपकी कितनी है, इसे एफ से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2f। मतलब आपका जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 2f हो जाएगा डियर। अच्छा, अब इसका अगर चेंजिंग रूप लिखूं तो क्या होगा, वो f इक्वल टू r/2 होगा। मतलब अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको फोकल लेंथ दे रखी है और आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है तो उसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो r इक्वल टू 2f। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ f और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या होता है, r इक्वल टू 2f या फिर f इक्वल टू r/2। तो डियर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जान गए। ठीक है, तो यहां से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं या फिर आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। मतलब दोनों में से कोई एक अगर आपको दे रखा है तो आप एक चीज से वहां से फाइंड कर सकते हैं। आप बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कहते हो आप तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। तो बच्चों मैं आपको चीज बता दूं, आप ये जो सारा क्वेश्चन आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको इस पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक बात और वहां पे आपको मिल जाएगी, जानते हो क्या, वहां पे आपको प्रैक्टिस सीरीज मिल जाएगी जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे। वहां से आप देखेंगे कि आपको कितना क्या आता है और आप क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 12 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द कन्वेक्स सरफेस ऑफ द मिरर विल बी। देखिएगा भैया आपको यहाँ पे दे रखा है, जानते क्या, आपका यहाँ पे है कॉन्वेक्स मिरर। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर। कितना मस्त क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर। और जानते हो इसकी जो फोकल लेंथ है, क्या है, इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है डियर, वो जानते हो कितनी दे रखी है, आपको दे रखी 12 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या पूछा है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा आपसे, कैपिटल आर। क्या पूछा आपसे? कैपिटल आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको जस्ट इसके पहले जो हमने आपको रिलेशन बताया था फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, वही आप रिलेशन यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाएगी, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाएगी। तो देखिएगा डियर, हमने तो अभी पढ़ा था कि r इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू फोकल लेंथ, मतलब 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो देखिएगा मेरे पास फोकल लेंथ दे रखी है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 12 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, 24 सेंटीमीटर। तो बताओ डियर, आपका कोई भी यहाँ पे ऑप्शन है? तो आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी, क्या है, 24 सेंटीमीटर, बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर जान गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, बढ़े। तो देखिएगा डियर, आपसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू। देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बहुत ही मस्त है, इतना मस्त क्वेश्चन है कि आपका बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आपका ये पूछा जा चुका है। मतलब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू आपको बताना। देखिए बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। 1 किलोवाट आवर ये क्या होता है, इसे लिखेंगे, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जानते हैं क्या, 1 किलोवाट इंटू में 1 आवर। ओके, कोई डाउट? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, आपका जो 1 किलोवाट आवर होता है इसे हमने राइट कर लिया 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अच्छा, अब देखिएगा बच्चों, अगर मैं 1 किलोवाट को चेंज करूं तो आपका जानते हो 1 किलोवाट में आपका होता है 1000 वाट। इस तरीके से हमने इसे कर लिया। देखिए यहाँ पे सिंपल आपका W लिखा था, यहाँ पे वाट कर लिया, कोई डाउट नहीं, आप W भी कर सकते हो, ठीक है, इंटू 1 आवर, ठीक है, 1 आवर। तो 1 आवर को अगर मैं चेंज करूं सेकंड में, तो डियर 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं पता है आपको? नहीं पता है, मैं बता देता हूँ कितना होता है, 3600। कितना होता है? 3600 आपका क्या होता है, सेकंड। क्या होता है? सेकंड होता है, समझ गए? अच्छा डियर देखिएगा, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला बताया था, P इक्वल टू क्या होता है, W अपान में P होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे W आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, T आपका क्या होता है, टाइम होता है। तो इस हिसाब से अगर इसकी यूनिट लिखे तो जानते हो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जूल पर सेकंड। क्या हो जाएगी? जूल पर सेकंड। इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट होती है जूल और टाइम की एनर्जी क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट है क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड हो जाएगी। इसे जनरली हम लोग वाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इसे वाट भी बोलते हैं, समझ गए? तो जहां पे हमारा वाट लिखा है वहां पे मैं जूल पर सेकंड लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया 1000 जूल पर सेकंड। ये आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और देखिएगा यहाँ पे आपका जो लिखा वही मैं लिख दूंगा, 3600 सेकंड लिख दूंगा। ओके, अच्छा, सेकंड से सेकंड आपका कैंसिल हो जाएगा डियर, इसको इरेज कर दो। समझ गए होंगे आप लोग, इसको मैं इरेज किए देता हूँ। ओके, अब देखिएगा डियर, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आपका 36 से नोट कर लो, 36 इंटू में आपका 3 टाइम्स 0 ये, 2 टाइम्स 0 आपका ये, तो कितना हो जाएगा, इसे कर लेंगे हम 10 टू दी पावर 5। और क्या बचा आपके पास, जूल। क्या बचा आपका? तो देखिएगा डियर, अगर आपसे पूछ लेता है 1 किलोवाट आवर, क्या पूछ लेता है, 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर में आपके पास 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल होता है। अब देखिएगा इसे थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए अभी यहाँ पे जो आपका पॉइंट है वो इस 6 के बाद में है, इसे एक पॉइंट इधर और खिसकाओ तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर, आपकी एक पावर बढ़ जाएगी। इधर देखिए वैल्यू घट रही ना, तो उधर वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, 6 जूल। समझ गए? तो आपका 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल होता है। अगर आपका 36 होगा तो यहाँ पर 10 टू दी पावर 5 होगी, और ये भी क्या होगी, प्लस में होगी,
यहाँ पर भी क्या है, प्लस में ही होगी। ध्यान रखना, आपका जहां पर भी ऑप्शन होगा तो हो सकता है वहां पे ये लिखा होगा, बट आपका यहाँ पे पावर क्या होगी, निगेटिव में हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना आपको कि क्या होगा, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होगा, 3.6 इंटू 10⁶ होगी जूल में। ठीक है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग जान गए। तो यहाँ पे आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होगा आपका, जानते हो, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जान गए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। आपसे पूछा है कि अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो उसकी यूनिट क्या होती है। आपसे मतलब क्या पूछा है, आपसे यही पूछा है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या पूछा है। देखिएगा आपको बता दूं, आपसे पूछा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछा, क्या पूछा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछा है। देखिएगा डियर, मैं इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करता हूँ, कैपिटल आई भी लिखते हैं, स्मॉल आई से भी इसे लिखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने क्या किया था, हमने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां से क्या पढ़ा था कि आई इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, आई इक्वल टू Q अपॉन T। आपका यहाँ पे जो चार्ज दे रखा है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट आपकी होती है कूलम, इसे C से लिखते हैं। ठीक है, और आपका ये क्या है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकंड। ठीक है, आपका यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एक होती है कूलम पर सेकंड। इसे हम लोग जनरली नोट करते हैं, इसे हम लोग जनरली लिखते हैं एम्पियर से। किसे लिखते हैं, एम्पियर से। बच्चों ध्यान से देखेगा, तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, इसकी यूनिट आपकी एम्पियर होती है। इसे हम लोग कूलम पर सेकंड भी कहते हैं। ओके, तो कूलम पर सेकंड भी इसे कह सकते हैं। तो वहां पर अगर आपके ऑप्शन में कूलम पर सेकंड है तो कूलम पर सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपके ऑप्शन में एम्पियर है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो डियर समझ गए कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। आपको मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पर मैं आपको ऐसे बहुत सारे मजेदार और इंटरेस्टिंग और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।